अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं आपकी होस्ट इरम सफदर। नाजरीन, एक खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका है और दिन काफ़ी खुशगवार है और ठंडा ठंडा भी है क्योंकि हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। लाहौर का मौसम बहुत अच्छा है और अगर आज की बात की जाए तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया है कि सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना कभी किसी के कदमों में ना ही किसी की नज़रों में। सब्र करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सी आज जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे यहाँ, हमारे घरों में, हमारे अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात की जाए उसमें भी है, उसकी वजह सिर्फ ये है कि हम में सब्र नहीं है। हम सब्र नहीं करते, हम किसी की ना बात सुनते हैं ना सुनना चाहते हैं, ना हमें सब्र है। हमें हर कुछ बहुत जल्दी चाहिए। अगर हमें तरक्की चाहिए तो हमें बहुत जल्दी चाहिए। हम चाहते हैं कि एक ही दिन में सब कुछ हो जाए, ऐसा नहीं होता। इस्लाम में भी कहा गया है कि सब्र कीजिए। हज़रत अली ने भी फरमाया है कि सब्र कीजिए। जब आप सब्र करेंगे तो ना तो आप कभी किसी के कदमों में गिरेंगे ना किसी की नज़रों में गिरेंगे। आज के शो की बात की जाए तो आज हम बात करेंगे ड्रग्स के बारे में, मनशियात के बारे में। क्या है, क्यों आज की जनरेशन इसकी एडिक्टेड है, क्या वजह है, क्या घर से प्यार नहीं मिल रहा, क्या पेरेंट्स कहाँ मौजूद हैं, क्यों उन्हें नहीं पता कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। एक वक्त ऐसा होता था जब आप अब घरों में मौजूद होते थे, टेबल लगता था, माँ बाप को ये पता होता था कि उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, और बच्चों को ये पता होता था कि हमने घर आके अपने माँ बाप को सब बताना है। ये दूरी क्यों पैदा हुई और ये ड्रग्स कहाँ से आए, क्या चल रहा है, क्यों हमारे बच्चे नफ्सियात दिमागी तौर पे, जहनी तौर पे बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, इस बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे शायरी के बारे में। कितनी मीठी होती है शायरी, लिखने वाले किस तरह से लिख लेते हैं, क्या अल्लाह की तरफ से उन्हें ये शायरी जो है क्या एक साइंस है या एक फ़न है, इस बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे सिंगिंग के बारे में, क्योंकि आजकल सराइकी सिंगर बड़े हिट हैं जी, क्योंकि उनके गाने सब सुन रहे हैं, पंजाबी भी सुन रहे हैं जी और सराइकी तो सुन ही रहे थे, काफ़ी फेमस भी हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे गेम्स के बारे में। गेम्स खेलना कितना ज़रूरी है, इनमें पार्टिसिपेट करना भी कितना ज़रूरी है, स्पेशली जब एक लड़की पार्टिसिपेट करती है और फिर वो विन भी करती है माशाल्लाह से। इस बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगी डॉक्टर फरासत का, जो माहिर नफ्सियात हैं। वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, बहुत अच्छा लगा आपको अपने शो में देख के। बहुत शुक्रिया आपका बहुत। और इनके साथ हमारी बड़ी ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं। शायरा हैं, अदीबा हैं, अफसाना निगार हैं, बहुत अच्छी खातून है, बोलती बहुत अच्छा है, बात बहुत प्यार से करती है। मैं वेलकम करना चाहूँगी मैम तस्नीम कौसर का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम। कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया, बहुत ठीक, बिल्कुल। आपको देख के तो और भी अच्छी हो गई। बहुत शुक्रिया मैम, मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है आपको अपने शो में देख के जी। इसके साथ हमारी बड़ी जी ज़बरदस्त एक स्टार है। मैं स्टार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो एक लड़की है, उसके अलावा उन्होंने नेशनल वो चैम्पियन भी है। और वाटर ड्राइंग के बारे में आज बात करेंगे, एक ऐसी गेम जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है, शायद लोगों को भी बहुत कम पता हो। आज जी उनसे बात करेंगे उनके गेम के बारे में कि उन्होंने कहाँ से स्टार्ट लिया और उन्हें क्यों लगा कि इसी गेम में पार्टिसिपेट करना चाहिए और कैसे मोटिवेट कर सकते हैं अपनी लड़कियों को जो गेम्स में पार्टिसिपेट कर रही। मैं वेलकम करना चाहूँगी नादिया आजम का। थैंक यू सो मच नादिया, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। बहुत अच्छा लगा आपको भी अपने शो में देख के, आप बहुत अच्छी भी लग रही हैं और एक बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि आप विनर भी हैं और आप इतनी मेहनत कर रही हैं अपनी गेम में। वेलकम टू द शो नादिया। थैंक यू। इसके अलावा हमारे बड़े ज़बरदस्त सिंगर हैं जी, खानेवाल से आए हैं, खानेवाल अब्दुल हकीम से आए हैं, बड़े दूर से आए हैं जी हमारे सिंगर, ऊपर से ज़बरदस्त सराइकी सिंगर हैं, हम सबके फेवरेट हैं। मैं वेलकम करना चाहूँगी वाजिद अली बगदादी का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा रहा आपका सफ़र, आप खैरियत से पहुँच गए? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से पहुँचे। बहुत अच्छा लग रहा है आपको अपने शो में देख के और बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। सर मैंने बात की थी सब्र की। सब्र बहुत ज़रूरी है, हमारे बच्चों में तो है ही नहीं है, हम में भी नहीं है, हमारी जनरेशन में सब्र नहीं रहा। हमें सिखाया जाता था बचपन में कि सब्र कीजिए, वेट कीजिए, आपको ये चीज़ मिल जाएगी। क्या आपको लगता है कि जो सोसाइटी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सिर्फ इस वजह से भी आ रही है क्योंकि हम में सब्र नहीं रहा? बिल्कुल आपने बात दुरुस्त की है, ऐसे ही है कि सब्र। लेकिन अब हमारा जो पहलू है एज ए साइकियाट्रिस्ट, एज ए साइकोलॉजिस्ट, उसमें हम ये देखते हैं कि अगर ये सब्र नहीं है बच्चों में, टीन एज में, तो उसके पीछे वजूहात क्या हैं। ठीक है, उसकी बेस पे हमें जो पीछे चलता है कि उसमें बहुत सारे लोग जो बज़ाहिरन ऐसा लगता है कि टेम्परामेंट इश्यूज़ हैं, बात को मानते नहीं हैं, कोई एक डिमांड कर दी पेरेंट्स के साथ कि फौरी पूरी होनी चाहिए, उसी दिन पूरी होनी चाहिए। ये जो चीज़ बच्चों के अंदर आ जाती है, हम देखते हैं कि इसके पीछे कोई ना कोई साइकियाट्रिक इलनेस ज़रूर होती है। ठीक है, ठीक है, लाजमी नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इसके पीछे कोई ना कोई साइकियाट्रिक इलनेस होती है। तो हमारा ये काम होता है कि उसके पीछे जो भी साइकियाट्रिक इलनेस है उसको ढूंढें, उसको आइडेंटिफाई करें और उसके मुताबिक उसको ट्रीट करें।
ठीक है मैम, आपसे पूछना चाहूँगी कि ऐसा है बहुत सी प्रॉब्लम्स जो सोसाइटी में हो रही है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें सब्र नहीं रहा? जी मैं तो इत्तफाक इसी बात पे करूँगी, क्योंकि हमारे दौर में हमेशा वालिदैन यही समझाते थे कि जो चीज़ हमने मुंह से निकाली है वो फौरी पूरी नहीं हो सकती। हर ख्वाहिश, हर तमन्ना, उसके लिए कुछ वक्त दरकार होता है आपको। पेरेंट्स समझाएंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि आजकल वालिदैन इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि उनकी पूरी तवज्जो अपने बच्चों की तरफ नहीं रही है। माँ बाप में और बच्चों में जो एक गैप आ रहा है उसने ये सारे मसाइल जो हैं वो खड़े किए हैं। ठीक हो गया। और बच्चों को हर चीज़ हम मुकाबलतन मुहैया कर देते हैं, इसलिए उनको भी ये आदत हो गई है कि वो जैसे मुंह से कोई बात निकालें, जैसे वो किसी फरमाइश को करें तो आप उसको पूरा कर दें। छोटी एज में बच्चा इनको फोन दे दिया गया है, जी ऐसा डिजिटल गैजेट्स जितने भी सब मौजूद हैं, जबकि हमें नहीं मिला करते थे। मुझे भी नहीं मिला करते थे। मुझे याद है कि मैंने ग्रेजुएशन किया था तो मुझे फ़ोन मिला था पहली बार। तो अब आप देखते हैं छोटे बच्चा फ़ोन यूज़ कर रहा है, नेट यूज़ कर रहा है, तो ऑब्वियसली जब चीज़ टाइम से पहले मिल जाएगी तो आप में सब्र वो नहीं रहेगा और आप शुक्र भी नहीं करेंगे मजीद, और आप ख्वाहिशों को बढ़ाते चले जाएंगे ना। बिल्कुल। क्योंकि जब चीज़ आपके जहाँ तक आपकी रसाई हो जाती है उसके बाद आपका एक और सफ़र शुरू हो जाता है ना कि आपने अगले टारगेट को अचीव करना है, किसी और चीज़ की फरमाइश करनी है अपने। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो दूरी है पेरेंट्स और बच्चों में, इस वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आ रही है। नादिया, आपसे पूछेंगे, आप गेम्स खेलती हैं माशाल्लाह से, इस लिहाज से भी मुझे बताइएगा कि सब्र होना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब एक प्लेयर यानी कि अगर लॉस करता है अपने इवेंट को और नेक्स्ट उसको यानी कि पॉलिश होकर आने के लिए ना सब्र बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सब्र जो है ना उसको मज़ीद पॉलिश करता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस को और ज़्यादा इंक्रीज़ करे और अपने स्टैमिना को बढ़ाए बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए। मतलब सब्र आपकी गेम्स में भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्लेयर हैं, अगर आप विनर बनना चाहती हैं तो भी आप में सब्र होना बहुत ज़रूरी है। ज़बरदस्त। सर, आपसे भी पूछना चाहूँगी, आपकी भी राय लेना चाहूँगी, सब्र होना बहुत ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, जैसे भी सही फरमा रहे हैं, सब्र होना ज़रूरी है। आज के लोगों में है लेकिन कम लोगों में है। बहुत कम लोगों में। लोग ज़्यादा जल्दी करते हैं, कामयाबी हासिल करने के लिए भी, शोहरत हासिल करने के लिए सब्र नहीं करते। आपने कितना सब्र किया अपनी फिल्म में, आप एक कामयाब सिंगर बनने के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो बहुत जल्दी ये सब कुछ मिल गया। ठीक है। बचपन से मुझे ये शौक़ था ना, तो साथ ही नाम भी मिल गया, शोहरत भी मिल गई, सब कुछ मिल गया मुझे। तो आप खुश हैं? आपको सब कुछ मिल, अब मज़ीद मेहनत कर रहे हैं? जी, मेहनत तो जारी है ना। मेहनत जारी है। जी, मेहनत जारी है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे मैंने जिक्र किया था स्टार्ट में कि बच्चों में मनशियात, ड्रग्स बहुत ज़्यादा है। क्या वजह है? ज़्यादातर आप देखते हैं स्कूल कॉलेज के जो बॉयज़ हैं आजकल, माजरत के साथ गर्ल्स भी इनमें शामिल है, तो क्या वजह है, क्यों बच्चे इस तरफ जा रहे हैं? इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, किसी एक वजह को हम ये नहीं कह सकते कि ये मेन वजह है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एक तो खुद साइकियाट्रिक इलनेसेस खुद एक वजह है। फिर जो सबसे बड़ा फैक्टर है ड्रग्स की तरफ, वो पीयर प्रेशर है एक। ठीक है। पीयर प्रेशर, जैसे कंपनी है, 5-6 लोगों की है, दोस्त हैं, वो उसको जो एक नहीं ले रहा उसको रिफ्यूज़ कर रहा है, उसको टांट कर रहे हैं। जैसे स्मोकिंग एक फैशन है, इसी तरह ड्रग्स है, ड्रिंकिंग है, इसको पीयर प्रेशर के अंडर वो उसको यूज़ करते हैं। एक चीज़ बड़ा फैक्टर ये है। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर, इस तमाम फैक्टर को अगर हम जमा कर लें वो एक तरफ, ठीक है, और दूसरा बड़ा फैक्टर वो एक तरफ वो है अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, कि जब अवेलेबल होगी। आप कहना चाह रहे हैं कि जो सोसाइटी का प्रेशर है, हमें सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए सब करना पड़ रहा है। पीयर प्रेशर को मैं ज़रा एक्सप्लेन कर दूं। जैसे क्लास में तकरीबन 5-6 लोगों का ग्रुप है, उसमें 3-4 ड्रग्स लेते हैं और उसको एज ए एडिक्शन के तौर पे नहीं लेते, उसको स्टेटस सिंबल के तौर पे लेते हैं। अच्छा। फॉर एग्जांपल स्मोकिंग है, ठीक है, इसी तरह अल्कोहल है, ड्रिंकिंग है, आइस है, बाकी चीज़ें हैं, तो वो उसको स्टेटस सिंबल के तौर पे, और जो नहीं लेता उसको वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसको वो बुली होता है। तो इस पीयर प्रेशर में उस ग्रुप के अंदर अपने आप को एक्सेप्टेबल बनाने के लिए वो लेना शुरू कर देता है। तो अगरचे वो उसको एडिक्शन के कॉन्टेक्ट, एडिक्शन देखें, नशे की आदत होना वो एक अगला स्टेप है, वो उसको हम बीमारी कंसिडर करते हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन उस बीमारी तक पहुंचने के लिए इसी तरह की कुछ चीज़ें, कुछ बिहेवियर वो आते हैं। उसमें एक तो मैंने पीयर प्रेशर को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है। फिर आजकल जैसे अनड्यू स्कूल्स में, कॉलेजेस में कंपटीशन है, पढ़ाई का अनड्यू स्ट्रेस है, तो उसको कोप करने के लिए लोग स्ट्रेस कम करने की मेडिसिन जो कि एडिक्टिव होती है वो ले लेते हैं। ठीक है। नंबर हासिल करने का बहुत प्रेशर है कि नंबर लेने हैं, मेरिट बनाना है, तो एग्ज़ाम के करीब आके लोग कुछ ऐसी ड्रग्स ले लेते हैं जो उसमें वक्ती तौर पे परफॉर्मेंस बढ़ाती हैं, लेकिन वो एडिक्टिव होती हैं। तो उस वक्त तो इसलिए लेते हैं, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता उसके डिपेंडेंट हो जाते हैं। जब ये चीज़ें नहीं थी तब भी लोग CSS भी कर रहे थे, एक अच्छी पोस्ट पे भी काम कर रहे थे, तो क्या ये ज़रूरी हो गया है कि हमें अच्छे नंबर चाहिए तो हमें ये सब करना पड़ेगा?
नहीं, अच्छे नंबर, एक है अवेलेबिलिटी हो जाना। जब एक चीज़ की ऑप्शन आ गई, अवेलेबिलिटी आ गई और अनड्यू स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, कंपटीशन बिला वजह ज़्यादा बढ़ गया कि जी टॉप ही करना है, ये इतने ही नंबर लेने हैं, 90% लेने हैं, 98% लेने हैं, तो उसकी वजह से और फैमिली जैसे अगर हाँ बहुत सारी बीसियों एग्जांपल्स हम बता सकते हैं कि नंबर अच्छे स्कोर किए लेकिन पोजीशन कोई नहीं ली, जिसके ऊपर पेरेंट्स उसको डांट रहे हैं जी, ठीक है। तो ये जो अनड्यू प्रेशर है जिसकी ज़रूरत नहीं है, तो उसमें बच्चे को कोप करने के लिए ठीक है कुछ अच्छी कोपिंग स्ट्रेटजीज़ होती हैं, कुछ बैड कोपिंग स्ट्रेटजीज़ होती हैं। तो कुछ बच्चे अच्छी कोपिंग स्ट्रेटजीज़ की तरफ चले जाते हैं और कुछ बैड कोपिंग स्ट्रेटजीज़ की तरफ। तो एक अनड्यू प्रेशर है और दूसरी तरफ से ड्रग भी अवेलेबल है। तो दोनों फैक्टर जब एक चीज़ बच्चे को पुश कर रही है और एक बच्चे को अट्रैक्ट कर रही है, तो दोनों चीज़ें मिलकर उसकी तरफ लीड चले जाते हैं, बच्चे की तरफ जा रही है। ठीक कह रहे हैं मैम, आपने भी सुना होगा सोसाइटी में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आम हो गई है। पहले इस बारे में जिक्र भी नहीं किया जाता था, मनशियात क्या है, ड्रग्स क्या है। अब छोटे छोटे बच्चे को A लेवल O लेवल्स के बच्चे को भी पता है। नंबर्स जैसे वो जिक्र कर रहे हैं कि पेरेंट्स की तरफ से भी प्रेशर होता है कि आपको पोजीशन लेनी है, आपको क्योंकि चचा के बेटे के नंबर बहुत अच्छे आ गए, आपके फूफो के बेटे के नंबर बहुत अच्छे आ गए। तो आपको लगता है कि पेरेंट्स को ये प्रेशर देना चाहिए बच्चों को, ये नहीं? मेरा तो ये ख्याल है कि बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और बच्चों के लिए ऐसी एनवायरनमेंट होनी चाहिए कि जिसमें वो इस बोझ को, तालीम को बोझ ना समझें और नंबरों की दौड़ में ना लगें। बिल्कुल ऐसा है। जब हमारा बचपन था उस वक्त जॉइंट फैमिली सिस्टम भी था। हाँ जी, रिश्तेदार एक दूसरे से मिलते भी थे। बिल्कुल। अब वो सिलसिला ख़त्म हो चुका है। इवन जिस किसी से भी आप पूछें, वो बच्चों की पढ़ाई में इतना इस हद तक उलझ गया है कि उसे अपने इर्द गिर्द के रिश्तों को निभाने का भी वक्त उसके पास नहीं है। और उसका फोकस पूरा बच्चे की तालीम पर है। और तालीम तो है लेकिन तरबियत बीच में से गायब हो गई है। तरबियत इसलिए गायब हुई है कि जब आपने एक चीज़ पे फोकस कर लिया कि आपको इतने ही मार्क्स लेने हैं और हर तरफ ये नंबरों की दौड़ लगी हुई है, तो फिर आप एक ही चीज़ कर सकते हैं कि माएँ भी बच्चों को पढ़ाएंगी और बच्चे भी उस सर्कल से नहीं निकलेंगे जो दायरा नंबरों का उनके गिर्द बना दिया गया। आप देखते हैं बच्चे स्कूल से आते हैं, ट्विटर आ गया, ट्विटर के बाद फिर घर में भी पढ़ा रहे हैं, तो हर वक्त आप सिर्फ पढ़ा रहे हैं, तरबियत नहीं कर पा रहे। जब हम पढ़ते थे तो उस वक्त 600 नंबर भी बहुत हुआ करते थे और अब मैं देखती हूँ तो 1000 से ऊपर नंबर भी आम हो चुके हैं। लेकिन आप ये देख लीजिए आती कैसे आ जाते हैं ये नंबर इतने ज्यादा। देखिए वो इसीलिए आते हैं कि आप का एक टारगेट बन गया है ना, आपने नंबर ही लेने हैं, उसी से ही आपका मुस्तकबिल वाबस्ता है, उसी से ही आपके पेरेंट्स की सारी ख्वाहिशात वाबस्ता हैं। आप बच्चा क्या कर रहा है ये उन्होंने नहीं सोचना, बच्चा थक गया है, बच्चे को आराम की ज़रूरत है, पेरेंट्स का भी फोकस उस पर है, स्कूलों का फोकस भी उस पर है। और ये जो हमारा दोहरा निज़ाम है, निज़ाम तालीम जो जिसे कहते हैं कि जिसमें एक जो ग्रास रूट लेवल का बच्चा है वो किसी और तरह से पढ़ रहा है, जो हाई लेवल का बच्चा है, एलीट क्लास है, उसके बच्चों की एजुकेशन का तरीक़ाकार और है। तो ये माशरा जो है हमारा कई हिस्सों में बटा हुआ, उसमें इस नंबरों की दौड़ ने सब लोगों को पागल किया हुआ है। सही है। आप देखते हैं अक्सर एकेडमीज इंस्टीट्यूट के बाहर भी लिखा होता है 1000 में से 999 नंबर आ गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। 800 तो अब कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, जिसके 8 नंबर आते 800 होते हैं वो कोई नंबर अकाउंट नहीं किए जाते, वो भी कम नहीं होते, लेकिन घर वाले उसको अप्रिशिएट ही नहीं करते बच्चे को कि ये तुमने क्या नंबर ले लिए। ठीक है, फलां के इतने हैं, फलां के इतने और आपके इतने कम हैं। सही। इस वजह से डॉक्टर साहब डिप्रेशन, एंजाइटी भी शुरू हो गई है बहुत ज्यादा। आपने कभी सुना था छोटे बच्चा कहता था कि मुझे बहुत टेंशन हो रही है अपने एग्जाम की, अब बच्चे भी कह रहे होते हैं कि मुझे बहुत टेंशन है। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है। अब तो हम बल्कि डिप्रेशन 10 इयर्स तक देख रहे हैं कि 9 इयर्स 10 इयर्स तक बच्चे जो हैं वो डिप्रेस्ड हैं, एंक्शियस हैं, परफॉर्मेंस उतनी नहीं दे रहे, फटीग्ड रहते हैं, लिथार्जिक हैं। तो ये सिम्टम्स इस एज ग्रुप तक नीचे तक जा रही हैं। जी, जहाँ ऐसे बच्चे मौजूद हैं वहाँ ऐसे बच्चे भी मौजूद हैं जो जीतते हैं और नाम रोशन करते हैं पाकिस्तान का। तो मैं आपकी गेम के बारे में पूछना चाहूँगी, आपको क्यों लगा कि आपको वाटर रोइंग करनी चाहिए, वरना पाकिस्तान में बहुत कम इस बारे में बात की जाती है और बहुत कम स्पेशली लड़कियाँ। तो आपको कैसे लगा कि आपको यही गेम सेलेक्ट करनी है? वाटर रोइंग बेसिकली जब मैं कॉलेज लेवल में थी तो मैं हॉकी की प्लेयर थी। ज़बरदस्त। तो वहाँ से फिर ना जब कैंप लगा नेशनल का तो उन्होंने कहा जी आपने बोटिंग सीखनी है, हमें कुछ लड़कियाँ चाहिए। तो मैं पोटेंशियल से अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज में, तो उन्होंने मेरा नाम भेज दिया। तो जब मैंने वाटर सीखी तो तब मेरा ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि मैंने इसमें कोई यानी कि नेशनल लेवल पे जाना है या इसको ही अपना टारगेट बनाना है। जब एक इवेंट गुजर गया और मुझे फिर एक डिपार्टमेंट से कॉल आई कि आप हमारी तरफ से खेलें,
तो मैं गई तो मुझे उन्होंने कहा आप टाइक्वांडो करेंगी। ज़बरदस्त। मैंने कहा नहीं सॉरी सर, मुझे इंजरी से बहुत डर लगता है, ठीक मैं है। नहीं कर सकती, मैं वाटर रोइंग करूँगी, इधर रोइंग की टीम है तो मैं वो करूँगी। वहाँ से फिर मैंने उसको एज अ कैरियर लेकर यानी कि माशाल्लाह। तो मुझे बताएंगे क्या रूल्स होते हैं इस गेम में, कैसे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जीता कौन है, मुझे थोड़ा बताएंगे इस बारे में आप? ये हमारे डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, लाइक यानी कि सिंगल स्कल, जैसे मैं वाटर की प्लेयर हूँ तो इसमें सिंगल स्कल है, डबल स्कल है, 4 जो स्वीप है और पेयर है जी। ये बोट्स की टाइप्स है ना। तो ये जब रेसिंग जो है ना पैरल होती है, टाइम भी होता है, जो पहले यानी कि टाइम में पहुंच गया 2000 मीटर हमारा जो है ना ट्रैक होता है इसका जी। सिंगल स्कल का। और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स यानी जहाँ से प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं, बोट्स इक्वली यानी कि पॉइंट पे रख के स्टार दिया जाता है, फिर जो फिनिश लाइन पे पहले पहुंच गए वो विन करते हैं। कितनी लड़कियां पार्टिसिपेट कर रही हैं इसमें? ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप एज ए टीम खेल रही हैं तो हमारा जो टीम इवेंट है वो 4 यानी कि पर्सन पे होता है। 4% पे होता हाँ, है। और जो इस इंडिविजुअल इवेंट है वो सिंगल पर्सन खेलेगा। अब इवेंट की इसमें कैटेगरी है कि कौन कौन सा इवेंट है। ठीक है, इस बारे में भी हम बात करेंगे क्योंकि हमारे साथ मौजूद है ज़बरदस्त से सिंगर भी, तो उनसे पूछना चाहेंगे सर कितनी देर होगी आपको सिंगिंग करते हुए? क्या आपको भी बचपन से पता था कि आपने सिंगर बनना है? ये तो नहीं पता था, लेकिन जब छोटा सा था तो मुझे शौक था, ठीक है, तो फिर मैंने अपने सिखलाई शुरू की, अपने ज़बरदस्त, उस्ताद से तालीम हासिल की, ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की, अल्लाह पाक ने नाम बना दिया। ज़बरदस्त। तो सर सीखना कितना ज़रूरी होता है एक सिंगर के लिए अपने उस्ताद से? कोई भी काम हो, सिर्फ सिंगिंग नहीं, कोई भी काम है जी, वो सीखना पड़ता है उस्ताद सीखना से। पड़ता है। उस्ताद होना ज़रूरी है। उस्ताद होना ज़रूरी है। उस्ताद होगा तो नाम भी होगा। मैम उस्ताद होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। वो आपकी माँ भी हो सकती है, आपके बिल्कुल ऐसा ही फादर है। भी हो पहले सकते वही हैं। हुआ करते थे, रोल पहले- मॉडल पहले आपके वही पेरेंट्स हुआ। ही हुआ करते थे ठीक पहले। है। और वहीं से आप एक कहते हैं ना कि माँ की गोद जो है वो पहला आपका एक कदम है स्कूल लाइफ That's में आने right, से जी। पहले। जी। जो कुछ आप उसकी गोद में उनके पास रह के सीख रहे होते हैं, तो सीखना तो पड़ता है हर चीज़ को, चाहे आप किसी भी शोबे में चले जाएं, चाहे वो आपका घरदारी है या आपका कोई प्रोफेशनल आप कोई चीज़ अपनाना जी। चाहते हैं, उसके लिए सीखना तो बहुत ज़रूरी है। जी। मैम आपने पहली बार कब लिखा और क्या लिखा? पहली बार तो तकरीबन 8वीं में थी। एक छोटी सी नज़्म थी कि मेरे 2 भाई आपस में उलझ रहे थे, लड़ रहे थे, जी, जैसे बच्चे खेलते खेलते बस्ते, और उसमें एक मेरे छोटे भाई को बस्ते से बहुत लगाव था, ठीक है। बहुत अपनी चीज़ों के ख्याल रखता था, तो दूसरा उसकी चीज़ों को छेड़ रहा था। तो उस पे एक जैसे आपको चीज़ें तो आपके अंदर होती हैं, ठीक है, जिन्हें बाहर आना ही होता है, तो वो कि मेरे हैं 2 लाडले भाई, अच्छे भाई, प्यारे भाई, इस तरह करके जब कहना शुरू किया तो वो चीज़ें कुछ बनती चली गई। और बस फिर तो सिलसिला चल निकलता है। जब आप कुछ कह रहे होते हैं, कहना चाहते हैं, आपके अंदर से जो एहसासात लफ्ज़ों में ढलते हैं वो शायरी बनती चली जाती है। मैम किस एज में लिखा था आपने? मैं उस वक्त 7वीं में थी। 7वीं में थी। हाँ। मैम स्कूल में भी नगमे वगैरह लिखा करती हमारे दौर में हुआ करते थे। बज़्म अदब हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा थी, जहाँ से हमें बड़े शायरों को पढ़ने, उनको सुनने का मौका भी मिला और ख़ुद भी अपनी सलाहियतों को लोगों के सामने स्कूल में लाने का मौका मिला। ज़बरदस्त। मैम पहली बार बुक कौन सी लिखी है आपने, जो आपने लिखी और आपको लगा कि हाँ मैं शायरा हूँ और मैं बहुत अच्छा लिख सकती हूँ? नहीं, देखें, आप मुतमईन नहीं होते। मुतमईन नहीं शायर होते। जो होता है ना, ठीक है। वो कोई भी, मैं तो कहती हूँ कि वो अपना नक़ाद खुद होता है। जी, अपना नक़ाद खुद होता है। हमें अपनी चीज़ों का खुद ही अंदाज़ा होता चला जाता है कि ये यूँ नहीं, इस लफ्ज़ को ऐसे होना चाहिए था। और शायरी के साथ साथ ये कि मेरा एक नसर से भी ताल्लुक़ है। जी। तो मैं किताब तो मेरी बहुत बाद में आई है, तकरीबन 2007 में। ठीक है। आप कह रहे होते हैं किताब, कुछ आजकल तो किताबों की भी दौड़ लगी हुई है, बिल्कुल। तो, लेकिन उस वक्त ये था कि आप शायरी कर रहे हैं और अपनी जमा कर रहे हैं और मज़ीद अच्छे की और अच्छा कहने की कोशिश में हैं। तो मैम अगर मैं आपसे ये पूछूं कि शायरी में आपके टीचर कौन है जिन्हें आपने बहुत पढ़ा और आप समझते हैं कि वो मेरे उस्ताद भी हैं? नहीं, मैं आपको बताऊं कि हर अच्छा शायर, हर बड़ा शायर, मैंने बहुत चीज़ों को, मैंने क्या, लोग जिनको अदब से लगाव होता है वो पढ़ते हैं जी। गालिब से लेके इकबाल तक, और जो बहुत मुश्किल शायर हैं और जिनको समझने में उम्रें दरकार हैं, बिल्कुल। और जिनकी एक एक शेर के अंदर कई कई मानी पन्हा होते हैं, बिल्कुल। वहाँ तक पहुँचने के लिए तो आपको सदियाँ दरकार होती हैं। उनको भी उनकी ज़िंदगी में नहीं सराहा गया, और हम तो सिर्फ अपना एक कथारसिस कर रहे हैं, यानी जो आपकी महसूसात होते जी। हैं उनको आप लफ्ज़ों में ढालते हैं। और उस्ताद होने के ये है कि आपकी जो चीज़ें हैं वो जी। आपको खुद भी पता बता देती हैं। आपके अंदर एक सलाहियत होती है ये देखने की कि कौन सा लफ्ज़ कहाँ पे सेट बैठ रहा है, कौन से एक लफ्ज़ को इधर उधर करने से आपके मिसरे का वज़न ही बदल जाता है, आपका उसका अंदाज़ ही बदल जाता है। ज़बरदस्त।
ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी बात की है आपने। और ज़बरदस्त के लिखने में और फिर वजन होना बहुत ज़रूरी है जो वज़न आपने भी लिखा है। हाँ जी, उसमें आपको खुद एहसास होता है जी। कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। एक रवानी में आपके ऊपर चीज़ उतर रही है, आप उसको लिखते हैं, लिख के बाद आप उसको फिर दोबारा उसको पढ़ते हैं, फिर सहबारा पढ़ते हैं, तो आपको उसके अंदर जो तब्दीलियाँ करनी होती हैं वो आप उसको करने के बाद पेश करते हैं। ज़बरदस्त। जैसे डॉक्टर साहब से हम बात कर रहे थे ड्रग्स की, तो आपने ये जिक्र किया कि नंबर्स लेने के लिए, जागने के लिए ड्रग्स लिया जाता है। क्या वाकई ऐसा होता है कि अगर वो ड्रग्स ले तो वो जाग रहे होते हैं, उनका दिमाग काम कर रहा होता है, या नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा काम कर रहे होते हैं वो लोग? देखिए उसमें काफ़ी सारे फैक्टर हैं। ड्रग्स तो बहरहाल ऐसी मौजूद हैं। कुछ जो एडिक्टिव ड्रग्स हैं उनके 2 बड़े ग्रुप्स हैं। एक CNS को डिप्रेस करती हैं ब्रेन को, एक CNS को स्टिमुलेट करती हैं। तो एग्ज़ाम के दौरानिए में जो ड्रग्स चाहिए होती हैं वो लेते हैं जो CNS को स्टिमुलेट करती हैं ब्रेन को। तो ऐसी ड्रग्स बहरहाल मौजूद हैं, अवेलेबल हैं, कि जो एग्ज़ाम के दौरान वो लेते हैं तो उसमें उनकी फटीग, थकावट, जो नींद आती है वो ख़त्म हो जाती है, उनकी ब्रेन की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, मेमोरी जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए इन्हांस हो जाती है। तो बहरहाल ऐसी चीज़ें मौजूद तो हैं मार्केट में और वो लेते हैं। तो यहाँ अगर मैं नाम बताऊंगा उनके तो वो ज़ाहिर है कि ठीक हो गया, ठीक हो गया जी, बिल्कुल, वो मुझे समझ आ गया। तो इनको कैसे कम किया जा सकता है? ख़त्म करने में टाइम लग जाएगा, कम कैसे कर सकते हैं? पेरेंट्स क्या रोल अदा कर सकते हैं इसमें? देखिए अगर आप तो स्पेसिफिक इन ड्रग्स का पूछ रहे हैं, वैसे तो हर ड्रग के छोड़ने का पैटर्न एक डिफरेंट होता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक ओवर आइडिया देता हूँ। देखिए 2 लेवल हैं। नहीं, हम पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि वो इस तरफ आई ना, पेरेंट्स उनको इस तरह से ट्रीट करें कि उन्हें ये ज़रूरत ही महसूस ना हो। अच्छा, ये सवाल, अब ये सवाल डिफरेंट हो गया जी, कि इसकी तरफ ना आना, ये है प्रिवेंशन जी। तो प्रिवेंशन के लिए ख़ास तौर पे ड्रग्स और अगर हम इस स्कूल के बच्चों को एड्रेस करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को एक तो बताया जाए कि स्ट्रेस कोपिंग स्ट्रेटजीज। अब देखें जो फैक्टर उसको लीड करते हैं उसको अगर मैनेज किया जाए तो उसका पोटेंशियल कम हो सकता है। ठीक है। तो पहला आ गया कि बच्चों को स्ट्रेस कोपिंग सिखाई जाए कि एग्ज़ाम में अगर बर्डन है तो उसको कैसे मैनेज करना है। घर में फैमिली में कोई और मसरूफियात भी आ गई, साथ स्टडी का बोझ है, उसमें स्ट्रेस कोपिंग स्ट्रेटजी सिखाई जाए। ठीक है, चीज़ होगी। दूसरे नंबर पर उसको जो हेल्दी लाइफस्टाइल है उसकी तरफ प्रमोट किया जाए कि अपना लाइफस्टाइल जो है वो उसमें बेहतर करे, ये उसके लिए प्रिवेंशन है। जो सबसे बड़ा फैक्टर जिसके ऊपर काम हो सकता है वो है कि ड्रग्स के बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं। जैसे मैंने बता दिया कि इससे परफॉर्मेंस बेहतर होती है, ये एक तरह का मिथ है कि परफॉर्मेंस वक्ती तौर पर तो बेहतर हो जाएगी, ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसकी मेमोरी ख़राब होगी। ठीक है, ठीक है। या ड्रग्स जिसको वो लेते हैं एज ए पीयर प्रेशर के तौर पे, जिसको वो इतना नुकसानदेह नहीं समझते, उसके एक्चुअली में बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। बहुत सारी ड्रग्स हैं वो आके लोग कहते हैं कि ये तो इसका तो कोई नुकसान, ये तो एडिक्टिव है ही नहीं। तो बहुत सारी ड्रग्स के बारे में बच्चों को नॉलेज ही नहीं होता, पीयर प्रेशर अलग से होता है, उनको नॉलेज नहीं होता कि अगर हम इसको लेंगे तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। तो अगर उनको इनके बारे में एजुकेट कर दिया जाए, इसके बारे में अवेयरनेस सेमिनार्स हों, स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप्स उसके हों, ठीक है, उसकी स्किल्स को इन्हांस करने के लिए जैसे प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं और इस तरह की चीज़ों को इन्हांस करने के लिए बाकायदा वर्कशॉप्स हों स्कूल के लेवल पर, तो इन चीज़ों से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। ठीक है, काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। तो हम अब बात करते हैं नादिया से। नादिया, आप मुझे ये बताइएगा कि आपकी जो एक गेम है इसमें एक्सरसाइज करना कितना ज़रूरी है? कोई भी खेल हो उसमें एक्सरसाइज, रनिंग बड़ी ज़रूरी होती है। आप मुझे अपने बताएंगे क्या रूटीन है, किस तरह से एक्सरसाइज करती हैं आप? हमारी जो यानी कि ट्रेनिंग का स्टार्ट है उसमें हमने स्ट्रेचिंग करनी है, उसके बाद हमने वार्म अप करना है प्रॉपर, उसमें रनिंग भी आ जाती है। स्टेमिना एंडोरेंस को इन्हांस करने के लिए ना हमारा एक प्रॉपर सेशन होता है कि हम रनिंग को टाइम दें, यानी 40 मिनट, 50 मिनट, 1 आवर। तो उसके बाद हमारी जो गेम है वो आर्गो नोट पे ना हम लोग अपना जो बोर्ड का स्टेमिना ना उस पर भी बनाते हैं, लेकिन जो ज़्यादा हमारी ट्रेनिंग स्टेमिना के लिए होती है वो हमारी बोर्ड पे ही होती है। उसमें फिर आ जाता है कि आप स्प्रिंट वर्क कर रहे हो, स्टडी स्टेट कर रहे हो, जितना लॉन्ग आप चल सकते हो अपनी इंडोरेंस को बढ़ाने के लिए। मतलब एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। तो इसमें डाइट का भी होता है कि आपको ये चीज़ें खानी है, ये नहीं खानी? बिल्कुल, डाइट कॉन्शियस भी होते हैं। प्रॉपर हमारा डाइट प्लान होता है। जब हमारा इवेंट होता है तो हमें यानी कि बहुत सारे जो फास्ट फूड्स वगैरह हैं, टोटल बिरयानी हर चीज़ से यानी कि मना कर दिया जाता है। बस हमें कार्ब्स लेने होते हैं, प्रोटीन्स लेनी होती है, किस क्वांटिटी में लेनी होती है वो फिर हमें बताया जाता है, और हमारा प्रॉपर एक डाइट प्लान चलता है टिल टू इवेंट। और इवेंट से पहले फिर हमने कार्बो लोडिंग करनी होती है ताकि हम अपने जो इवेंट में ना अच्छी परफॉर्मेंस दे सके और कोई उसके स्टोरेज कर सके बॉडी में एनर्जी को।
ठीक हो गया। तो मुझे बताइएगा कितनी लड़कियां अभी पार्टिसिपेट कर रही हैं नेशनल लेवल पे, और कैसे इनको ट्रेन किया जाता है? क्या कोई कोच है आपके जो आपको ट्रेन कर रहे होते हैं? क्या फीमेल कोच भी है? नहीं, फीमेल कोच तो अभी तक नहीं है पाकिस्तान में, और मे बी इन फ्यूचर हो जाए हमारे पास। इंशाल्लाह मुझे लग रहा है इन फ्यूचर में जरूर बिल्कुल होगी। तो हमारे जो यहाँ पे जो रोइंग का बस एक ही जो है ना क्लब हमें सपोर्ट कर रहा है रोइंग को, जो है लाहौर कनाल बोर्ड क्लब, जो पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस पुल पे है, वो सिर्फ वही रोइंग को सपोर्ट कर रहे हैं। और हमारी जितनी भी गर्ल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ की प्लेयर्स हैं, डिपार्टमेंट्स की गर्ल्स प्लेयर्स हैं, वो वहीं से यानी कि तैयार होके अपनी ट्रेनिंग लेती हैं। हमारे पास जो कोच हैं वो नेशनल लेवल के कोच हैं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल के कोच हैं, और हारून रशीद साहब, तो वो हमें कोचिंग देते हैं इवेंट को, वो ट्रेन भी करते हैं। आपके कैंप वगैरह लग रहे होते हैं? जी बिल्कुल, हमारे नेशनल के जो कैंप्स होते हैं, इंटरवर्सिटीज़ के जो कैंप होते हैं, वो LCBC में ही लगते हैं। ज़बरदस्त, वेरी नाइस। तो अब आपसे बात करेंगे जी सिंगिंग के बारे में। तो आपके फेवरेट सिंगर कौन है जिन्हें आप बहुत ज़्यादा सुनते हैं? असल में हमें हमारा जो फेवरेट है वो हमारा उस्ताद ही है, जिससे हमने सीखा है। वो आपके उस्ताद जी, लेकिन बाकी सिंगर भी है ना, तो आप सुनते भी हैं? जैसे मैम है, मैम अपने सीनियर्स को भी पढ़ रही होती हैं, लेकिन उसके अलावा फेवरेट भी एक होता है ना कि इनको मैं बहुत शौक से पढ़ती हूँ। मैडम हर गाने वाला अच्छा जो है वो अच्छा लगता है। मतलब आप नाम नहीं लेंगे? ठीक है, जो अच्छे चलिए ये गाने मुझे वाला बता अच्छे दें, कौन लगता सा है। ऐसा सिंगर है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है? ये सभी पसंद है, सभी अच्छे सिंगर। मतलब आप बहुत अच्छे हैं ना? हमसे सब बेहतर है। आपसे सब बेहतर बेहतर है। है। जबरदस्त। तो कोई ऐसा सिंगर जो बहुत सुर में गाता है आपके अलावा? सर ऐसी बहुत सिंगर अच्छे गाते हैं। ठीक हो गया। यहाँ वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले इनकी खूबसूरत सी आवाज़ में हम इनका खूबसूरत सा गाना सुनेंगे। शरीफ ठीक ना लबसी ओ जदा भीड़ बनी
बैक जी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, मजे मजे की बातें भी जारी है। हम बात कर रहे थे शायरी के बारे में, लिखना कितना, लिखते कब है जब आप ज़्यादा पढ़ते हैं, और लिखने के लिए पढ़ना कितना ज़रूरी है। और इसके अलावा हम बात कर रहे थे नफ्सियात के बारे में, जहनी बीमारियों के बारे में, ड्रग्स के बारे में, क्यों हमारे बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, कैसे इन्हें दूर किया जा सकता है, पेरेंट्स का क्या एक किरदार है इसमें, वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं। इसके अलावा हम खेलों की बात कर रहे थे, खेलों में पार्टिसिपेट करना कितना ज़रूरी है, क्यों बच्चे आजकल सिर्फ मोबाइल्स की हद तक गेम्स खेलते हैं, क्यों वो आउटडोर नहीं जा रहे, क्यों वहाँ पार्टिसिपेट नहीं करे, क्यों हमारे स्कूल्स इसमें एक किरदार अपना अदा नहीं करे, क्यों वो भी ग्रेड्स और नंबर्स के पीछे हैं। एक दौड़ लग चुकी है कि अच्छे नंबर लेने, जिसके चक्कर में डिप्रेशन, एंजाइटी और पता नहीं क्या क्या एक ऐसे चीज़ें ईजाद हो गई जो कभी सुनी नहीं थी। अब छोटा बच्चा भी कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है। अभी हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से कि सर टेंशन, डिप्रेशन और एंजाइटी ये तीन चीजें डिफरेंट है, लेकिन अक्सर हम बोल देते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा एंजाइटी है, और अक्सर हम बोल देते हैं मुझे बहुत ज्यादा टेंशन है, फिर हम कहते हैं मुझे बहुत ज्यादा डिप्रेशन है। ये तीनों मुख्तलिफ चीजें हैं या एक ही चीज है? तीनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं जी। टेंशन तो एक उसकी काज है ना, ठीक है। स्ट्रेस है, वर्कलोड है, स्टडी का प्रेशर है, कोई और प्रेशर है, उसको टेंशन कहते हैं। उसको हम टेंशन कहते हैं। ठीक है। ठीक है, उसको प्रॉपर लफ्ज़ हम स्ट्रेसर कहते हैं। ठीक है। कि वो जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चीज़ें हैं उसको जो बंदा फील करता है वो स्ट्रेस है जी। जो एंजाइटी और डिप्रेशन ये दोनों बीमारियां हैं, यानी टेंशन उसकी एक काज हो सकती है, लाजमी नहीं कि वो हो। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि वो डिप्रेस्ड होते हैं, लेकिन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई ऐसा फैक्टर, कोई ऐसी काज भी नहीं मिलती, लेकिन वो डिप्रेस होते हैं। ठीक है। तो डिप्रेशन, इसको समझने के लिए समझे कि डिप्रेशन इज़ ए रिस्पॉन्स टू लॉस। जैसे एक स्टूडेंट है, उसका एग्ज़ाम फेल हो गया, तो उसका जो रिस्पॉन्स है वो डिप्रेशन का रिस्पॉन्स है, और जब ये ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको बीमारी बन जाती है, उसको वो बीमारी हो जाती है। एंग्जाइटी जो है ये रिस्पॉन्स टू थ्रेट है। ठीक है। जैसे एग्ज़ाम में अभी अपीयर होना है, वाइवा में अपीयर होना है, इंटरव्यू अभी देना है, वो जो थ्रेट की फीलिंग है दैट इज़ एन एंग्जाइटी रिस्पॉन्स। एक लेवल तक नॉर्मल होता है और उस लेवल तक कि जब बच्चे की परफॉर्मेंस बढ़ाता है। जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि साल के शुरू में जो बच्चा 7 दिनों में जितना चीज़ें पढ़ता है, एग्ज़ाम के करीब आके एक दिन में वो इतनी चीज़ें पढ़ लेता है। तो ये जो एंग्जाइटी रिस्पॉन्स है ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल होता है, और ये इंसान के ब्रेन की परफॉर्मेंस बढ़ाता है कि वो ज़्यादा चीज़ों पे फोकस नहीं करता, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करता है, ब्रेन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। लेकिन जब यही एंग्जाइटी रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट हो जाता है तो मेन चीज़ साइड पे रह जाती है, सिर्फ एंग्जाइटी की जो दिल की धड़कन तेज़ होना, बेचैनी होना, रेस्टलेसनेस होना, स्वेटिंग होना, तो ये प्राइमरी फोकस बन जाता है, तब हम कहते हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर। ठीक है। तो एंजाइटी जब हो जाती है तो इसे ट्रीट करने के लिए क्या मेडिसिन वगैरह देना ज़रूरी होती है, या आप इसे डिस्कस करें, बेशक आपके घर वाले या डॉक्टर या आपके बहन भाई या बेस्ट फ्रेंड, तो उसे कम हो सकती है? लेवल पे डिपेंड करता है, लेवल पे डिपेंड सेवेरिटी पे डिपेंड करता है। कि शुरू वाली फेजेस में तो हम कहते हैं कि मेडिसिन की ज़रूरत है ही नहीं, ख़ास तौर पर एंग्जाइटी के हवाले से, कि अगर माइल्ड टू मॉडरेट है तो उसमें बहुत सारी ऐसी सेल्फ हेल्प चीज़ें होती हैं जिससे काफ़ी हद तक ये चीज़ें कम से कम हो जाती हैं। ठीक है। या साइकोथेरेपी है, काउंसलिंग है, उसमें दवाई की ज़रूरत नहीं होती। तो जब इन चीज़ों से फ़र्क ना पड़ रहा हो या उसकी सेवेरिटी काफ़ी ज़्यादा हो, हमने ये देखा है कि एंग्जाइटी के डर की वजह से, उस एग्ज़ाम थ्रेट की वजह से बच्चे एग्ज़ाम में अपीयर ही नहीं होते। वो कहते हैं मैं अपीयर हो ही नहीं सकता, मेरी तैयारी नहीं है, मैं परफॉर्म नहीं कर सकता, अपीयर हुआ तो फेल हो जाऊँगा, उस डर से वो अपीयर होते ही नहीं है, एंग्जाइटी है। हाँ, तो जब इस लेवल पे आते हैं तब हम कहते हैं ये बीमारी है, तो तब उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने जी तब भी चाहिए होती होगी हाँ, ना, वो definitely, काउंसलिंग वो जो है वो तो जरूरी है, है। आपकी हर स्टेज पे जरूरी साथ है। मेडिसिन भी अगर आप जरूरी हो बीमार हैं, बीमारी तशखीस हो गई है तब भी, और अगर नहीं हुई तो तब भी, हाँ जी, क्योंकि बिल्कुल। उससे आपका एक दर्द बढ़ जाता है, आपको थोड़ा सा सहारा मिलता है जब किसी से आप किसी को काबिल एतबार समझ के, चाहे वो आपके बहन भाई हैं या वो बिल्कुल। आपके माँ बाप हैं या आपके बहुत करीबी दोस्त हैं, उनसे आप बहुत सारी चीजें शेयर कर लेते हैं। मैम अक्सर ऐसा होता भी है कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड से या अपनी मदर से कोई चीज डिस्कस करके तो आप रिलैक्स फील करते हैं, और काफी हद करनी तक। भी चाहिए, बजाय इसके कि आप अंदर ही घुट घुट के उस बीमारी को और बढ़ाते चले जाएं। अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना चाहिए, और ये क्योंकि बहुत शेयर जरूरी है। करने से उसका हल कुछ भी ना चाहे निकले, लेकिन आपका अपना दिल का बोझ हल्का हो मैम जाता उसके लिए फिर ये भी तो जरूरी है ना कि आप शेयर किससे करें, क्या वो आपकी बातें सुन के आपको काफी हद तक अच्छे मशवरे जी, दे रहे हैं बिल्कुल या ऐसा ही मजीद है। आपको एंजाइटी दे ये रहे हैं, बहुत ऐसा भी है? इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें जो मैडम ने भी इजाफा किया, असल में चीज़ें जो हम बता रहे हैं वो एड ऑन में है। जी। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस साइकियाट्रिक इलनेसेस के हवाले से वो है हेल्दी लाइफस्टाइल, आपका लाइफस्टाइल अच्छा हो, जिसमें एक्सरसाइज है, नहीं, वो अच्छी तो अब नींद हमारे है, यहाँ रहा वो ही चीज़ें नहीं है ना जी, हम तो उसके कमरे से बाद- नहीं निकलते अपने, उसके हर बाद- चीज हमारे पास अंदर ही एक ही जगह पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे हमें मुहैया है, तो हम बाहर जाके क्या करेंगे? बिल्कुल मैम, कुछ हालात भी ऐसे हो गए हम अपने बच्चों को बाहर भी बाहर जाने भेज भी नहीं देते। सकते, बिल्कुल ऐसा ऐसा भी ही है। है।
आप बता रहे थे कैसे जी? पहले लेवल पे तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद जब इन चीज़ों से फ़र्क ना पड़ रहा हो तो फिर काउंसलिंग थेरेपी, ख़ास तौर पर एंग्जाइटी के हवाले से, अगर उससे भी फ़र्क ना पड़ रहा हो तो फिर उसके बाद अंदर चीज़ ऐड होगी, मेडिसिन, पुरानी चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, उसके ऊपर एक चीज़ इजाफा हो जाएगा कि वो काउंसलिंग भी करवाए, वो अपना लाइफस्टाइल भी अच्छा करे और साथ फिर मेडिसिन भी इस्तेमाल करे। ठीक है, ये भी ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आप देखते हैं हमारी सोसाइटी में स्पेशली ये कहा जाता है, अगर आप किसी को कह देते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आपको ज़हनी या दिमागी कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो माइंड कर जाते हैं। मैं आपकी भी राय लूँगी इस बारे में, ऐसा ही है? कुछ लोग इस वजह से भी डॉक्टर्स के पास नहीं आते, जिसकी वजह से वो एक ज़्यादा प्रॉब्लम में। इसमें मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। हम सीना बसीना सुनते आए हैं, वो रियलिटी में है या नहीं है ये हमें नहीं आइडिया। एक साइकियाट्रिस्ट ने बाज़ार में एक अपने साइकियाट्रिस्ट के जो पेशेंट होते हैं तो उसमें काफ़ी, चूँकि इंटरव्यू लंबा होता है, इंट्रैक्शन बन जाता है, फैमिली की बात होती है, तो उसने उसको सलाम किया साइकियाट्रिस्ट ने। तो उसने बाद में उसके क्लिनिक पे आके नाराज़गी का इजहार किया कि आपने वहाँ मुझे सलाम क्यों किया, क्योंकि मेरे फैमिली वाले थे, उन्होंने कहा कि ये साइकियाट्रिस्ट है, ये आपको क्यों जानता है। ओहो, मतलब माइंड करते हैं लोग। नहीं, इस लेवल तक लोग तो माइंड करें ना करें, लेकिन जो खुद मुतासिर होता है ना, वो खुद भी करता है। खुद भी वो खुद छुपाना चाहता है। आप उसे कहेंगे तो वो कभी भी एडमिट नहीं करेगा कि मुझे कोई जहनी बीमारी है, क्योंकि जहनी बीमारी कोई बहुत बड़े लेवल पे तो डॉक्टर साहब भी बता सकते हैं। तो मैं तो एक अपने ज़िंदगी के तजुर्बात की उसमें बता रही हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें भी आपके जहन में बहुत गड़बड़ मचाती हैं, आपको डिसहार्ट करती हैं, आपको परेशान करती हैं। लेकिन अगर आपको कोई यही बात कह दे कि आप इतने परेशान हैं, आप जाके ज़रा किसी डॉक्टर को दिखाएं, तो वो कभी भी आमादा नहीं होते दिखाने। बिल्कुल, कि ऐसी कोई बात नहीं है। मैं थोड़ा सा जी, इसके पीछे वजह है। वजह ये है कि आम तौर पर जहनी बीमारियों के बारे में अवेयरनेस नहीं है। ठीक है। और हर जहनी बीमारी को पागलपन, सीवियर लेवल की बीमारी समझ लिया जाता है। हालांकि ऐसे नहीं है। बस जैसे हम बात करें एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, लोग आगे सवाल करते हैं, हाँ जी मैं तो अपना काम भी ठीक कर रहा हूँ, मुझे सारी चीज़ों का पता है, मुझे उठने की रूटीन का पता है, मैं तो पागल नहीं हूँ। तो ये हर बीमारी पागलपन नहीं है। पागलपन एक अलग से एक बीमारी है जिनके मरीज़ कम होते हैं। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो मरीज़ एंग्जाइटी, डिप्रेशन, और जो बिल्कुल पागलपन नहीं है, इसमें बिल्कुल जो लोग हैं अपने हवास में होते हैं, चीज़ों को समझते हैं, उसमें बस अपनी रूटीन की लाइफ, बिल्कुल एग्जैक्टली, उसमें आउटपुट उतनी नहीं दे रहे होते। यानी कहने को तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन है, लेकिन हमने ये देखा है कि इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो डॉक्टर साहब, इसमें तो हमें लोगों को आमादा करना चाहिए इस बात पे, अपनी काउंसलिंग जहाँ जहाँ भी कहीं हमें कुछ ऐसी चीज़ नज़र आए तो हमें ये चाहिए कि हम उनको मोटिवेट करें इस बात के लिए। सर दर्द है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, एग्जैक्टली, इसके लिए भी हमें जाना चाहिए, भी ज़रूरी है। नादिया से पूछेंगे, नादिया हम पहले ड्रग्स की बात कर रहे थे, तो खिलाड़ी कितना दूर होता है इन चीज़ों से, कितना हेल्दी लाइफस्टाइल होता है खिलाड़ी का? नहीं, ड्रग्स लेना तो जैसे कि दूसरी रूटीन में भी, यानी कि किसी भी फील्ड में आप तो नहीं सूटेबल है, तो इसी तरह स्पोर्ट्स पे भी है। प्लेयर्स लेते हैं, उनको जो उनका फ़ायदा, जैसे सर ने पहले बताया कि जो स्टूडेंट्स लेते हैं तो वो उनकी मेमोरी शॉर्ट टाइम के लिए जो है ना इन्हेंस हो जाती है, और बाद में लॉन्ग टर्म के लिए जो है ना वो नुकसान होता है। तो यही सेम है ना स्पोर्ट्स में है, आपका स्टेमिना थोड़ी देर के लिए जो है ना इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन जो कि आप अपनी बॉडी प्री वर्क यानी कि अब टाइम से पहले यूज़ कर चुके होते हो, तो वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपके लंग्स और आपकी किडनी वगैरह जो है ना डैमेज हो सकती है उससे। ठीक है। और हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है, ड्रग्स के बिना, ड्रग्स के बिना, ड्रग्स से तो हो भी नहीं सकता ना। मैम आपसे पूछना चाहूँगी, आपने अपनी पहली बुक लिखी, कब लिखी और क्या उन्वान था उसका, और मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा बताइएगा अपनी बुक के बारे में। शुक्रिया इरम। पहली किताब मेरी जो है वो सरगोशी के नाम से आई। सरगोशी नहीं, सबसे पहली किताब मेरी एक सफ़रनामा था जो पब्लिश हुआ बाकायदा, और वो माहनामा तख्लीक में ज़बरदस्त किस्तवार शाया होता रहा, और उसके बाद ही उसको लोगों ने बहुत पसंद भी किया, और फिर वो किताबी शक्ल में आया। अच्छा, महाना तख्लीक एक ऐसा रिसाला है जो काफ़ी प्रमोट करता है लिखने वालों को, अदीब, कोई शायर है, काफ़ी ज़्यादा उन्हें मोटिवेट भी करते हैं और काफ़ी प्रमोट भी करते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और तख्लीक का बहुत नाम है, बड़ा नाम है, बिल्कुल ऐसे ही है, जिसमें हर तरह का शायर, नया भी पुराना भी, और लोग उसमें उसको पसंद करते हैं उस रिसाले को। और जो उसके बानी थे उन्होंने भी बहुत लोगों को प्रमोट किया, और उन्होंने खुद लोगों से राब्ते किए, उनको मोहब्बत दी, उनको जगह दी, उनकी बाकायदा चीज़ें शाया होती रहीं, और वो एक तख्लीक फैमिली की तरह उन्होंने सबको बना के रखा था। और उनको अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। उनके बाद अब उनके जो बेटे हैं वो भी बहुत मोहब्बत के साथ, बहुत एक ताल्लुक़ को निभाने वाली शख्सियत हैं,
और अपने बाप की रिवायत को जिंदा और कायम दायम रखा हुआ बड़ा है ज़बरदस्त उन्होंने। काम कर रहे हैं वो और भी। रिसाले के लिए बहुत ज़्यादा वो मेहनत कर रहे हैं सोनान जो हैं। बिल्कुल। तो मेरा भी जो पहला सफ़रनामा था वो तख्लीक, वैसे मेरी चीज़ें तो शाया होती थी मुख्तलिफ रिसालों में। सबसे पहले तो अलहमरा और इधर उधर के जो अच्छे जी। रिसाले हैं लाहौर के, लेकिन किस बार जो था मेरा ये सफ़रनामा तख्लीक में शाया हुआ। ज़बरदस्त। और उसके बाद वो 2007 में किताबी शक्ल में आया। फिर 2012 में मेरी एक किताब आई सरगोशी के नाम से, जिसका ये टाइटल है। ज़बरदस्त। हाँ, और फिर 2012 में ये आई है, और 17 में चुबन, और इस किताब का दूसरा एडिशन भी आया है। ठीक हो गया। तो मैम कुछ सुनाना चाहेंगी आपने जो लिखा? अगर आप सुनना चाहेंगी तो मैं बिल्कुल ज़रूर सुनना सुनाऊंगी। चाहिए मैम। एक तो मैं आपको छोटी सी एक सुनाती हूँ, एक नज़्म बहुत पुरानी, जो जब कभी हम इंडिया गए और वहाँ पे भी लोगों ने बहुत पसंद की मुशायरे में, कि मोहब्बत हमसे करनी है तो फिर वादा नहीं करना। वाह। मोहब्बत हमसे करनी है तो फिर वादा नहीं करना, ये वादे हमने देखा है कि अक्सर टूट जाते हैं। वाह, क्या बात है। और मोहब्बत हमसे करनी है तो फिर ज़िद भी नहीं करना। मोहब्बत हमसे करनी है तो फिर ज़िद भी नहीं करना, किसी ज़िद से ये देखा है कि साथी छूट जाते हैं। और मोहब्बत हमसे करनी है तो फिर तोहफ़ा नहीं देना, ये तोहफ़े हमने देखा है बहुत मजबूर करते हैं। ओहो, क्या बात। और मोहब्बत हमसे करनी है वाह वाह। तो फिर शिकवा नहीं करना। क्या बात। मोहब्बत हमसे करनी है तो फिर शिकवा नहीं करना, कि शिकवे हमने देखा है दिलों को दूर करते हैं। मोहब्बत के हंसी लम्हों में ये रंजूर करते हैं। वाह। और एक गज़ल सुना देती हूँ, जी, बिल्कुल ज़रूर। ताज़ा गज़ल है। उसका है जी ये कि जो खो गए हैं तुझसे, जो खो गई। जो खो गए हैं तुझसे वो सारे तलाश कर। क्या वाह बात। वाह। जो खो गए हैं तुझसे वो सारे तलाश कर, ए इश्क अब तू इश्क के मारे तलाश कर। वाह। वाह वाह। और जिनके बग़ैर सांस भी लेना मुहाल था, जिनके बग़ैर सांस भी लेना मुहाल था, अब ढूंढ उनको अपने वो प्यारे तलाश कर। वाह वाह। अब ढूंढ उनको अपने वो प्यारे तलाश कर। और हिम्मत जवान थी तो फसल दुख की काट ली। वाह। हिम्मत जवान थी तो फसल दुख की काट ली, ढलती उम्र में अपना खसारे तलाश कर। क्या बात। ढलती उम्र में अपना खसारे तलाश कर। और मौजों से आशनाई का दावा तुझे भी था, मौजों से आशनाई का दावा तुझे भी था, तूफ़ान से डर के अपना किनारे तलाश कर। क्या बात। और आखिरी इसका शेर है कि दिलचस्पियाँ कुछ और ही बच्चों की हो गई, जैसे कि अभी हमारा जी, बच्चों वाला ही बिल्कुल। टॉपिक चल रहा है, कि दिलचस्पियाँ कुछ और ही बच्चों की हो गई, उनके लिए न अब तू गुब्बारे तलाश कर। क्या वाह बात। वाह। उनके क्या बात। लिए न अब तू गुब्बारे तलाश क्या कर, कहने। जो खो गए हैं तुझसे वो सारे तलाश कर। ज़बरदस्त। ए इश्क अब तू इश्क के मारे तलाश कर। और एक आपको अभी आप पूछ रही थी कि शायर या कोई लिखने वाला कैसे लिखता है, बिल्कुल। तो उसके लिए भी 2-3 शेर आपकी नज़र करना चाहूँगी। जी ज़रूर। कि रंग भरना, रंग भरना कभी खाकों में कहानी लिखना, दास्तां गम की कोई याद पुरानी लिखना, और देखना जो भी समो देना उसे लफ्ज़ों में, देखना जो भी समो देना उसे लफ्ज़ों में, कभी औरों की कभी अपनी कहानी लिखना, और पहले रख देना चिरागों को सरे राह गुज़र, वाह। पहले रख देना चिरागों को सरे राह गुज़र, फिर किसी भटके मुसाफिर की कहानी लिखना। क्या बात। और दर्द और प्यार में क्या रिश्ता है इसको भी कभी, दे जो मोहलत तुम्हें अश्कों की रवानी लिखना, और चंद अशार से क्या होगी तसल्ली दिल की, लिखने बैठी हो तो फिर पूरी कहानी लिखना। क्या बात। क्या बात। ज़बरदस्त मैम, ज़बरदस्त। मैम शायरी की बात हो रही है तो सिंगर भी मौजूद है हमारे साथ, तो मैं पूछना चाहूँगी आजकल की जो गाने आ रहे हैं उसमें कैसी शायरी हो रही है? देखें, शायरी तो अच्छी ही होती है, दिल की आवाज़ होती है, लफ्ज़ों का सहर होता है जी, उसमें। बिल्कुल।
कुछ जिंदगी शोर वाली हो गई है हमारी। पुराने गाने आप सुनते हैं तो उसमें आपको अभी भी ठहराव, सुकून, तमानियत महसूस होती है। जो आज वाले गाने हैं उसमें म्यूजिक का गलबा ज्यादा मुझे महसूस होता है। शायद मैं कुछ आप लोगों से ज्यादा ही बड़ी एडवांस हो गई ना। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वाजिद, आपसे पूछना चाहूंगी, आपके गाने कौन लिखता है? आप खुद लिखते हैं? नहीं, गाने मैं खुद लिखता हूँ, कम लिखता हूँ, लेकिन हमारे जो शायर होते हैं ना, हम उनसे गाने लिखवाते हैं। उनसे गाने लिखवाते हैं। शाकिर शुजाबादी का भी कोई गाया है तुमने? हाँ, उनका दौड़ा वगैरह हमने गाए। उनका कि बहुत मशहूर दौड़ा है, इस जीवन लालो मर वंजन कबूल है, हो ये चंद मंजूर दुआई नहीं। आप तरफ का सरायकी का बड़ा नाम है वो। बिल्कुल जबरदस्त। तो वाजिद अली, आप आपके अपने उस्ताद के बारे में कुछ बात करना चाह रहे थे। कैसे उस्ताद थे? आजकल ये कहा जाता है जो गाना गा रहे हैं, जो सिंगर है, वो कहते हैं हमारे उस्ताद उतना नहीं सिखाते जितना सिखाना चाहिए, अपना हुनर, अपना फन नहीं देते। क्या ऐसा ही है? असल में ये जो मौसीकी है ना, मौसीकी में जो उस्ताद होता है वो अपने बेटों को भी नहीं देता। उस्ताद नहीं देता। अच्छा, क्योंकि ये काम ऐसा है। तो हमारा जो उस्ताद था वो क्लासिकल में था। हमारी जो तालीम है वो क्लासिकल की, हमने जो तालीम ली है ना वो क्लासिकल राग रंग की है। ये तो फिर फोक जो है, ये तो दुनियादारी फिर हमने किया। तो क्लासिकल बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। आजकल आपने देखा होगा कम लोग सीखते हैं, बहुत कम लोग हैं। सुनते भी नहीं आजकल लोग, सुनते भी नहीं। कम लोग हैं जो सुनते हैं। नहीं, सुनने वाले सुनते हैं। कम लोग हैं ना, कम लोग हैं सुनने वाले क्लासिकल। ज्यादा ये दौड़ा मैया गीत वगैरह ज्यादा पसंद किया जाता है। आप गाने सुनती हैं? पसंद है आपको? कौन सा सिंगर फेवरेट है आपका? कोई फेवरेट नहीं है, लेकिन पुराने सॉन्ग सुनती हूँ ज़्यादा, जो अलका के और कुमार सानू के। सराइकी सॉन्ग सुनती हूँ, 1-2 फेवरेट हैं बस। आजकल सराइकी बहुत हिट हैं जी, पंजाबी बहुत सुन रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो आप भी एंजॉय करती हैं अपने फ्री टाइम में? जैसे मैंने बताया अभी कि सराइकी 1-2 सॉन्ग है। फ्री टाइम में मेरा काम भी यही होता है कि अपना जो टाइम नहीं है मेरे पास, यानी ट्रेनिंग से, स्टडी से हटके अपने डिप्रेशन को कम करने के लिए। तो डिप्रेशन का लफ्ज आ गया है वही ना, डिप्रेशन का शिकार है, आप देख लीजिए। क्योंकि वो गेम का भी प्रेशर होता है, स्टडी का भी, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए ना, तो फिर रिलैक्स होने के लिए म्यूजिक सुन लिया करते हुए। गाना जो है, मैं नहीं समझती कि हम में से कोई भी ये कहे कि हम गाने सुनने के शौक नहीं रखते हैं। सब सुनते हैं। सब सुनते हैं, सिर्फ टेस्ट हम सबका अलग अलग है। जैसे मुझे तो मैडम नूरजहां अभी तक इतनी पसंद है कि मैं उनके बहुत गाने सुनती हूँ। बड़ी कलेक्शन है मेरे पास उनकी, और मैं बहुत गाने उनके सुनती हूँ। ऐसी बात है, वो हम सबकी फेवरेट है, हम भी सुनते हैं, सब सुनते हैं उनको। तो जी, पहले हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज की, कैसे एक्सरसाइज करते हैं, कैसे इनके कैंप लगते हैं। आपको आइए दिखाते हैं एक छोटा सा क्लिप जिसमें आप देख सकते हैं। जी नादिया, हमें ये बताइएगा कितनी टाइप्स की है ये गेम? मुख्तलिफ है ये, एक ही तरह की है ये गेम? रोइंग बेसिकली ना 2 यानी कि इसके टाइप्स हैं, यानी कि एक आर्गोमीटर पे जो मशीन पे है, और बेसिक रोइंग जो है ना वो है बोट की, यानी कि रोइंग जो है बोट में आगे इवेंट्स आ जाते हैं कि कौन सी बोट, सिंगल स्कल है हमारे पास, डबल स्कल है, पेयर है, स्वीप है, ये बोट्स के इवेंट्स हैं। और एक वाटर है, और ये वाटर ठीक है। बोट, और जो हमारे पास आर्गोमीटर है ना वो ड्राई प्रोजेक्टर के साथ हम कनेक्ट करते हैं, जो कि वो मीटर चल रहा होता है उसके ऊपर, और हमारी स्ट्रेंथ, जो पावर है हमारी, सीट रेट और टाइम चल रहा होता है कि हमने कितने टाइम में कितने मीटर करना है। यानी कि बोर्ड पे तो ये होता है ना कि पैरल गेम है, जिसने पहले फिनिश कर ली वो। और लेकिन अगर टाइम गेम है और आप आर्गोमीटर पे है तो फिर आपका टाइम देखा जाता है। आप वाटर में कर रही हैं? जी, मैं वाटर और चैंपियन भी आप वाटर की। जबरदस्त। आप आगे गाने की बात कर रही थी और आप सराइकी गाना भी सुनती हैं, तो फिर हमारे साथ सराइकी सिंगर भी मौजूद है, तो हम उनकी खूबसूरत सी आवाज़ में उनका खूबसूरत सा गाना सुनते हैं। हाथी रोक ना सकी पीवण दे, पर छोड़ हिसाब लोग की करना, जेड़ा तक ले तेरे होठानो उस बशर गुलाब नो की करना है, जिस दिल विच मले सलीम नहीं वसदा, उस दिल बेताब की करना,
हरा शुक्रिया आपका, आपने इतना ज़बरदस्त हमें गाना सुनाया। और ये ऐसा गाना है जो टिकटॉक वाले हैं जो फेमस होते हैं इस गाने पे टिकटॉक बना के, जब तक वो टिकटॉक नहीं बनाते वो तब तक फेमस नहीं होते। ऐसे ही आपने देखा होगा टिकटॉक पे काफी ज्यादा इस गाने को किया जाता है। ये गाना मेरा गाना ये पूरी दुनिया में हिट हुआ है, जबरदस्त, बहुत लोगों ने लाइक किया, ये करोड़ों लोगों ने लाइक किया। बिल्कुल ऐसे ही। और आवाज काफी भी ज्यादा- अच्छी। ज़ौक पे डिपेंड करता है। अच्छा। जैसे मैडम का एक ज़ौक है जी। तो उस मिजाज का अगर गाना होगा तो उससे रिलैक्स फील करेंगी, अगर उस मिजाज से हट के होगा तो वही गाना हो सकता है उसके लिए इरिटेशन भी काज कर सकता लेकिन है। मौसीकी रूह की ग़िज़ा ये तो है ना। आज की मौसीकी भी नहीं, ढोल धमाके वाली बहुत ज़्यादा कौन मौसीकी। अब जिसका ज़ौक ढोल धमाके वाला है उसको वो रिलैक्स करेगी, तो ये तो अपने अपने नहीं, जब उसके- सैड उसके- होती है तो फिर सैड गाने सुने और जाते हैं। आजकल के सॉन्ग में तो यूँ लग रहा होता है कि वो सॉन्ग नहीं, बस अपना स्टेटस शो कर रहे हैं जी, मेरे पास ये है, नहीं, मेरे एक पास स्टेटस ये है। और दूसरे बिल्कुल। उस बेचारे की तो आवाज और लफ्ज ही नहीं पता चलते जी, ना। हंगामा किधर से इतना कैसे- होता है, म्यूजिक का इतना शोर होता है कि उसमें आपको सही समझ ही नहीं आ सकती। बिल्कुल ऐसा है, ऐसा ही है। आपने देखा होगा आजकल हमारे यहाँ डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, चाहे वो लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, कुछ भी हो, छोटी छोटी बात पे आप में मैं आ जाती है, कंप्रोमाइज़ नहीं करते। प्रॉब्लम्स घरों में बहुत सी होती है, सबके घरों में होती है। तो आपको क्या लगता है ये भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टेंशन में, एंजाइटी में होते हैं और एकदम से जब आप डिस्कस नहीं करते अपनी प्रॉब्लम्स को और जब एकदम से आप बोलते हैं तो फिर काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है घर में। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? इस सवाल को ना हम दो तरह से देख सकते हैं। जी। जैसे एक तो है जैसे एंगर इश्यूज हैं, ठीक है तो जब अब एंगर एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है, हर किसी को गुस्सा आता है, जी, ठीक है अब उसका जो एक्सप्रेशन है, गुस्सा आना मसला नहीं है, ठीक है, मसला होता है कि गुस्से का एक्सप्रेशन कैसे है। सही, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे गुस्सा आया तो उसके ऊपर कुछ नहीं कहा, बिल्कुल चुप हो डॉर्मेंट गए। रहे, चुप हो गए, तो वो रिस्पॉन्स भी दुरुस्त नहीं है। और कुछ लोगों का रिस्पॉन्स बहुत ही एग्जैजरेटेड, आउट ऑफ द वे, शाउट करना, फट पड़ना, वो रिस्पॉन्स भी दुरुस्त छोटी नहीं है। बात पे हाँ। ज़्यादा, क्योंकि अगर वो उसको एक्सप्रेस नहीं करता, उसको शोहर की बात बुरी लगी है, अपने बच्चे की बात बुरी लगी है, अपने बॉस की बात बुरी लगी है, तो उसके ऊपर अगर कोई किसी तरह का रिएक्शन नहीं देता तो वो अंदर ही अंदर वो पकता रहेगा। तब इस सिनेरियो में हम इसको कहते हैं कि असर्टिव स्किल्स, यानी किसी की अगर कोई बात बुरी लगी है तो ठीक है। उसको उधर ही असर्टिवली कह दें कि आपकी ये बात अच्छी मुझे नहीं लगी। उसमें बहुत शाउट करना वो भी नहीं होता और बिल्कुल ही उसके ऊपर खामोशी इख्तियार करना वो भी नहीं होता। हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे फैमिली रिलेशन में, जैसे मियाँ बीवी के रिलेशन में, अगर शोहर बहुत गुस्से वाला है तो बीवी बिल्कुल बहुत ही डॉर्मेंट है, जी ठीक है, तो उस रिस्पॉन्स की वजह से तो शोहर का गुस्सा और ज़्यादा हावी हो जाता है। तो अगर तो इस इशू के हवाले से हम एंगर इश्यूज़ या बर्दाश्त की बात करें तो हमने ये देखा है कि जब उनको हम असर्टिव स्किल सिखा देते हैं, ठीक है, तो उसमें काफ़ी हद तक जो चीज़ें हैं वो बेहतर हो जाती हैं। ठीक हो गया, ये इस सवाल का डिवोर्स रेट के हवाले से एक था। ठीक है, दूसरा है इसके हवाले से इसके पीछे साइकियाट्रिक इलनेसेस। एक है नॉर्मल पर्सनैलिटी या कोपिंग स्ट्रेटजीज़ की, मैंने जैसे गुस्से को मैनेज करना ये बात जी। की। एक है उससे पीछे कोई जहनी बीमारी है। हमने अक्सर देखा है कि जैसे एक फैमिली है, फैमिली में बड़ा फिगर है, फादर है, डोमिनेंट है, तो उसको कोई साइकियाट्रिक इलनेस है। चूँकि इतनी अवेयरनेस नहीं है, उसके रिस्पॉन्स की वजह से, उसके बिहेवियर की वजह से नीचे उसकी बीवी, उसके बच्चे सारे मुतासिर हो रहे हैं। यानी जब हम देखते हैं कि फैमिली का एक मेंबर है हमारे पास आता है, दवाई लेता, बेहतर हो जाता है, वो कहता है जी मेरी बहन को भी ये मसला है, उसको भी ले आते हैं, जी अच्छा मेरे दूसरे भाई को भी कुछ मसला है, उसको भी देखें जी, तो फिर हम उसकी फैमिली ट्री को देखते हैं कि असल मसला पीछे हो कहाँ रहा है। वो कहाँ रहा है, तो हम उसको जब ट्री को पीछे देखते हैं तो उसमें फैमिली में कोई ऐसा बड़ा जो डोमिनेट फिगर है, तो हम उसको ट्रेस करते हैं कि प्रॉब्लम वहाँ पे वो साइकियाट्रिक मसला है उसे, सही। जिसकी मैं एक वजह बात से उसका कहना इजहार वो नीचे के ठीक लेवल है। पे जो है वो आ रहा है। ठीक है, मैं डॉक्टर साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये सारे मसाइल इसी दौर में क्यों हो रहे हैं। शादियाँ तो पहले भी होती थी, घर बसते थे, पूरे जॉइंट फैमिली, कई चाचे मामे कायम मिलके रहते थे, सेक्रीफाइस हाँ, किया लेकिन जाता अब था, उसमें compromise किया जाता सबसे था। पहली बात यही जो आपने स्टार्ट में की कि सब्र खत्म हो गया है। ओहो। आप हर चीज़ को फौरी चाहते हैं जी। कि आपको जो आपने सोचा, जैसा सपनों का महल आपने बनाया, आपको वैसा ही मिले। ठीक है, हम सब, औरत हो या मर्द हो, उनको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। बिल्कुल, घरों के टूटने की वजह, क्योंकि मैं खुद ह्यूमन राइट social worker, एक्टिविस्ट हाँ, हूँ, बिल्कुल। सोशल वर्कर हूँ, रोटरी क्लब की भी मेंबर हूँ, और मेरा ख़वातीन के साथ एक बहुत गहरा राब्ता है, बिल्कुल। जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने आती हैं। क्योंकि जब पुराना ज़माना था उसमें पेरेंट्स लड़की के मामलात में मदाखलत नहीं करते थे। ठीक है, लड़की फ़ोन पकड़ के अपने घर वालों को हर बात नहीं बताती थी। देखें, वो सुनते भी नहीं थे। अगर लड़की अपना घर छोड़ के आती है जी, तो
एक पूरी फैमिली उस एक अजनबी लड़की को, जिसको वो अपना बना के लाए, अपने घर में जगह देती है। ठीक है। हर अच्छे बुरे का उस लड़की को इल्म होता है। बिल्कुल। उसको भी ये सोचना है। देखिए, मैं औरत की आज़ादी के हक में हूँ। मैंने आसमा जहांगीर के साथ काम किया और 20-25 साल से मैं काम कर रही हूँ। बिल्कुल। मसला सिर्फ ये है कि आपके अंदर से बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। जो औरत घर को 30 साल से बना के बैठी है, वो एक औरत के आने से उसको ये खतरा नहीं होगा कि ये मेरे पे काबिज हो जाएगी। उस बच्ची ने ही कल को घर संभालना है। बिल्कुल ऐसा है। ये सब कुछ जो उसने बनाया वो उसने दूसरी औरत के हवाले करना पड़ेगा ना। जो बेटी आ रही है उसे भी होना चाहिए कि मैंने ये घर बनाना है। बिल्कुल ऐसा ही है। हर चीज अगर आप अपने पेरेंट्स को बताते जाएंगे तो वो फिर आपके मसाइल उलझते चले जाएंगे। बच्चों को अब वो जमाना नहीं है कि आपको ये कहा जाए कि आपने मर के ही निकलना है। मैंने तेजाब से जली हुई औरतें भी देखी हैं, मैंने मर्दों के जुल्म सहे हुए औरतें भी देखी हैं। एक जगह मैं गई तो मैंने एक औरत की टांगें काट के और बंदे ने रखी हुई थी साइड पे। मतलब ऐसे ऐसे केसेस हमने देखे हैं। लेकिन ये कभी नहीं होगा कि मैं ये किसी औरत को इस तरह सपोर्ट करूंगी कि वो अपना घर तोड़ ले। हमारे पास जब औरतें आती थीं, दस्तक एक अदारा बना हुआ था, उसमें औरतों को रखा जाता था, लेकिन फिर भी मैं उनको कहती थी, देखो एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई है। अपने घर से निकल के तुम्हें 10 भेड़ियों का सामना करना। बिल्कुल। चार दीवारी में तुम्हारी इज्जत महफूज है। बाहर निकल के तुम उस तरह से हालात का सामना नहीं कर सकती। शौहर को कभी भी ऐसा नहीं कि वो एक खतरनाक किस्म की चीज़ हो कि आप उसको डरते रहें। ये दो साथी हैं जिंदगी के, इनको मिलके घर चलाना है। बिल्कुल। आप जॉब करें। मैम, क्या तरीकाकार होना चाहिए अगर आपके हस्बैंड बहुत ज्यादा गुस्से वाले हैं या आपकी बात नहीं सुनते? कोई तरीकाकार भी तो होगा ना। बिल्कुल होगा, कैसे बिल्कुल होगा। अभी डॉक्टर साहब ने ये कहा कि अगर शौहर गुस्से वाला है तो बीवी चुप हो जाती है। जी, ऐसा नहीं है। बीवी को चुप भी होना पड़ता है। और कभी हम खुद, मैं अपनी मिसाल दूंगी कि मैं खुद कभी मेरे मियाँ को बहुत शाउट करें तो हमें खामोश हो जाते हैं। उसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने हमें बिल्कुल डोमिनेट कर दिया, दबा दिया है। हमने जहाँ बात करनी होती है, जो हम अपनी बात को उन तक पहुँचाना चाहते हैं, जब हमारी सिचुएशन हमारे हाथ में होती है तो हम भी बोल पड़ते हैं। ठीक है, ये क्या किया, यूं नहीं होना चाहिए था, ऐसे करें। असल में हम एक गाड़ी के 2 पहिए हैं और हमें मिलके ही चलना है। ठीक है। हम साथ देंगे अपने शौहर का या हम अपनी बीवी का ख्याल रखेंगे, उसको इज्जत देंगे, तो वो हमारे घर की इज्जत है। ये मसाइल आप देख लीजिए कि दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और घर बनने की बजाय घर टूट रहे हैं। मुझे ये लगता है कि शादियां जो हैं वो सिर्फ घर टूटने के लिए अब हो रही हैं। पहले कभी कभी आप सुनते थे, हमने सुना अपने बचपन में कि जी आसमान लाल हो जाता है अगर कहीं तलाक का लफ्ज आ जाए, कि अल्लाह ताला को ये सब सख्त नापसंद है। लेकिन हमने उस चीज़ को सोचा ही नहीं, हमने बर्दाश्त ही छोड़ दी। हमें ये नहीं पता कि हम जिस घर को छोड़ के जा रहे हैं उससे अगला वाला घर हमारे लिए कैसा हो। कॉन्सेप्ट भी तो आ गया ना ख़वातीन में कि उन्हें ये सिखा दिया गया। डिफरेंट एनजीओज भी हैं जो ये सिखा देती है कि योर राइट, अगर तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें कुछ बोलता तुम्हारा राइट है। मैं बता रही हूँ, तो राइट होना और सब्र करना में फर्क है। मैंने तो काम किया ना। मैं ये बता रही हूँ कि मेरी साथी लड़कियां मुझे कहती थी कि तुम तो हमारा अदारा ही बंद करवा दोगी, कि तुम उनको पट्टियां पढ़ाती हो, ये कि तुम घर वापस चली जाओ, वो मार रहा है। भाई शौहर है ना वो तुम्हारा, और तुम उसकी बीवी हो, तुम उससे अपनी बातें मनवाओ, वो तुमसे मनवाए। अपना घर तोड़ के वो जो 4 बच्चे तुमने पैदा किए हैं, और वो जो अदालतों में आपने नहीं देखा कि किस तरह बच्चे किलबिला रहे होते हैं, 2 बच्चों को माँ खींच रही होती है, 2 को बाप। अब आप ये बताइए कि हमारी नई नस्ल कैसी परवान चढ़ेगी जो इस ब्रोकन फैमिली से जो। फिर हम बात करते हैं कि आज की जनरेशन में तरबियत नहीं है, कैसे नहीं है। यहाँ पर एक रिसर्च आपसे शेयर करूँ प्लीज। रिसर्च में उन्होंने क्या किया कि जैसे सब्र की बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि एक टर्म इस्तेमाल की कि इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। कुछ बच्चों को होता है कि पूरी चीज़ पूरी हो जाए। बिल्कुल। अब इस चीज़ को कैसे ब्रेक किया, उन्होंने एक ग्रुप लिया, उस ग्रुप में उन बच्चों को प्लांटिंग यानी पौधे लगाना उसके ऊपर लगा दिया। अब पौधा लगाना, बड़ा होना, उसके फूल का इंतज़ार करना, पत्तों के निकलने का इंतज़ार करना, इसमें जल्दी नहीं हो सकती। उसने तो अपने टाइम पे निकलना है। बिल्कुल। उन्होंने फिर बाद में देखा कि वो बच्चे जो प्लांटिंग की तरफ थे, जो पौधे लगाना फूल वाले और उसका इंतज़ार करना, उसमें टेम्परामेंट और बर्दाश्त ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू दूसरे लोगों से। ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, असल में हमारा एजुकेशन जैसे नंबरों की गेम, हर फैक्टर नहीं, मैं ये कहती हूँ कि जो बच्चियाँ या बच्चे एक अपना आइडियलिज्म कायम कर लेते हैं। ठीक है। और जो वो चाहते हैं कि हमें फौरी, मतलब जो हमने सोचा है वैसे ही घर मिले, ये नामुमकिन चीज़ है। मैम ये आपको फिर बताना पड़ेगा ना कि मेरी सैलरी इतनी है, आपको इसमें कंप्रोमाइज करना है, आप कैसे मैनेज कर सकती हैं? फिर दोनों तरफ से दोनों चीजें होती हैं। बिल्कुल दोनों तरफ से होनी चाहिए। देखें, जब तक नहीं होगी घर का सुकून ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। घर एक ऐसा यूनिट है जहाँ अब हम यहाँ से निकलेंगे ना, हमारी कहाँ पनाह है, हम फौरन भाग के घर जाएंगे। बिल्कुल।
जॉब वाले, नौकरी वाले, स्कूल, मजदूर, हर एक की पनाहगाह उसका घर है। बिल्कुल। उस घर को अगर आप मुतमईन नहीं करेंगे तो जी। आप खुद भी मुतमईन नहीं है। ठीक है, देखें शौहर जो है, अगर वो आपको कैसे नहीं वो आपका साथ देगा, बिल्कुल। वो आपके लिए है और आप उसके लिए हैं। आपको बिल्कुल। एक दूसरे की बात को समझना है ठीक और है। एक दूसरे की इज्जत करके आपने आगे जाना है। सही। कोई रिश्ता हो, चाहे मियाँ का हो या बीवी का हो, वो मुस्तकिल आपके साथ नहीं रहेगा। ठीक है। हम भी बहुत बड़ी फैमिलियों के थे, आज हम अलग अलग हैं, इसलिए बिल्कुल। कि जब बड़े नहीं रहते तो फिर बच्चे जो मर्जी उनका दी चाहे जहाँ मर्जी जाएं। माँ बाप एक ऐसा शजर है जिसकी छाँव में, जिसकी पनाह में लोगों को रहना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है। बड़ी ज़बरदस्त बात की कि दोनों तरफ से कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आज का दौर नहीं है कि ख़वातीन पे बहुत ज़्यादा जुल्म हो गया या मर्द ज़्यादा बहुत ज़्यादा करें। दोनों तरफ कंप्रोमाइज़ करना होगा, सुनना होगा, डिस्कस बिल्कुल। करना होगा, प्रॉब्लम्स को देखना होगा कि प्रॉब्लम्स आ कहाँ रही है। अगर कोई शाउट कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, क्या वजह है, कि प्रॉब्लम्स ऑफिस में तो नहीं है, क्या बाहर कोई टेंशन तो नहीं है। तो इसका बेहतरीन हल सर ये है कि पहले डिस्कस किया जाए ताकि इन चीज़ों से बचा जाए। हाँ जी, ऐसे बिल्कुल ऐसा ही है। तो सर आपसे पूछेंगे, आप सिराई की इतने इवेंट्स करते हैं, मैंने सुना है कि बड़े पसंद करते हैं इवेंट्स को जहाँ पे सिराई के गाने भी चल रहे होते हैं, तो कैसा रिस्पॉन्स होता है लोगों का, कितना खुश होते हैं लोग? लोग बुलाते हैं अपनी शादियों पे तो बहुत रिस्पॉन्स देते हैं, प्रोटोकॉल देते हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। वेरी गुड। हम नए जाते गाने हैं आ रहे हैं आपकी, कुछ काम करें नए गानों पे जी, भी? नए गाने हमारे यार हम तैयार कर रहे हैं। हमारे गाने आते हैं ठट प्रोडक्शन की तरफ से, टीपी गोल्ड की तरफ से। जबरदस्त, ठीक हो गया। तो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे? आप यूट्यूब पे सर्च करें वाजिद बगदादी। हमारे बहुत मशहूर सॉन्ग है ये जो मैंने अभी सुनाया आपको, एम बदनामी यारो शराब में जी, बिल्कुल। चूड़ी वाला नहीं सुनाया, वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल सुनाएंगे। लास्ट में मैं सुनाऊंगा। फरमाइश भी आ गई है, बिल्कुल। वो भी बहुत दुनिया में बहुत हिट हुआ। जबरदस्त। तो जब आपने ये सिंगर बनना था तो आपके घर वालों ने आपको कहा कि हाँ बन जाए, कोई मसला नहीं, वरना अक्सर मैम होता था ना सिंगर बनना तो भाई कोई काम कर लो, सिंगिंग करके क्या करना है आपने? इन्होंने कहा कोई मसला नहीं बने, कोई मसला नहीं, आप सिंगर बने। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप क्या कहना चाहेंगे अपनी इस गेम के बारे में, ख़वातीन को स्पेशली कि जो पार्टिसिपेट करना चाहती हैं वो किस तरह करें, और गवर्नमेंट कितना सपोर्ट कर रही है इस गेम को? गवर्नमेंट की सपोर्ट तो नहीं है, ठीक क्योंकि है। हम जहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं, जैसे कि गेम भी बहुत रेयर है, हर एक के पास बोर्ड के जो इक्विपमेंट्स नहीं हो सकते, तो हमारे पास जो क्लब है LCBC जिसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हमारे सर शाहिद नज़ीर और सर हारून रशीद जो है उनके चेयरमैन है, और जनरल सेक्रेटरी हैं सर जुहेब, वही उनको यानी कि क्लब की जो है ना फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं प्लेयर्स को ट्रेनिंग के लिए। तो गर्ल्स के लिए ये है कि वो हम क्लब में आएँ, ट्रेनिंग करें, क्योंकि और स्पेशली जो हैवी वेट गर्ल्स हैं जिनको अपना वेट कम करने की बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि गर्ल्स को ज़्यादा होता है हमारा वेट बढ़ गया, तो जो रोइंग है ना वो बहुत ही कम टाइम में जल्दी वेट लूज़ करती है, और इससे आपका इमेज भी बन जाता है कि आप प्लेयर्स बन गए और आपका वेट तो भी कम आप हो गया। ऐसा करें ना कि थोड़ा सा यहीं पे बताएं, लड़कियों को पता चले कि इसके ऊपर उनकी कोई फीस वगैरह क्या फीस है। नहीं है, बिल्कुल कोई फी नहीं है, यानी कि जो इंटरेस्टेड हैं, जो प्लेयर्स यानी चाहते हैं कि हम कुछ कर सके गेम में, अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, LCBC उनके लिए है। जबरदस्त। मुझे ये भी बताइएगा इसमें कोई एज लिमिट होती है? किस एज की लड़कियां पार्टिसिपेट करती हैं और इवेंट में? नेशनल लेवल पे तो कोई एज लिमिट नहीं है, यूनिवर्सिटी में है कि आप 25 एज तक खेल सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, लेकिन जो नेशनल लेवल पे उस पर आप चाहे 30 साल 35 साल खेलें, कोई इशू नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक हो गया। तो मुश्किल गेम है ये? मुश्किल है तो सही, लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो फिर आपको बहुत मजा आता है। मुश्किल इस तरह से है कि हर कोई स्किल्स को नहीं सीख सकता जल्दी, यानी उसको प्रॉपर टाइम आजकल के गर्ल्स या कोई कहीं तमाम कॉलेजेस में ये नहीं करवाई जा रही, जैसे हॉकी, फुटबॉल या क्रिकेट को करवाया जाता है। ग्राउंड्स होते हैं, अब ड्राइंग करवानी है तो पहले नहर का होना बहुत जरूरी है, फिर बोर्ड का होना जैसे आप बहुत जिक्र जरूरी है। करी थी कि एक मशीन पे भी तो होती हाँ, है, वो उसके लिए आर्गोमीटर मशीन, हाँ जी, वो हर यूनिवर्सिटी ने अपने अपने यानी कि जिम्नेजियम में रखी हुई है, बहुत सारे प्लेयर्स उस पर पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें से ज्यादा प्लेयर्स आ जाते हैं। जबरदस्त। ठीक हो गया। तो जब आप हॉकी भी पहले खेल रही थी तो ज्यादा अच्छा क्या लगा? हॉकी मुझे ना वो हॉकी जो कि एक टीम इवेंट था, तो उसमें एक ना पहचान खो जाती है, यानी कि अगर आप कुछ कर रहे हो, आप एक्सेल भी हो अपनी यानी कि परफॉर्मेंस में, तो आपकी पहचान है, यानी पूरी टीम ने परफॉर्म करना है, देन आपकी प्रोमिनेंट होना है जी ये टीम भी नहीं की है। लेकिन ड्राइंग में ऐसा है कि अगर आप में कुछ है एबिलिटी, आप प्रूव कर सकते हैं खुद को, तो इंडिविजुअल इवेंट में आप बता सकते हैं जी हम ये कर सकते हैं। जबरदस्त। अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी पावर को, अपनी एबिलिटी, अपनी स्किल्स को, सब कुछ कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहूंगी, नींद हम बहुत ज़्यादा लेट नाइट सोते हैं और सारा दिन सोते हैं, और हम अक्सर ये कहते हैं
ज्यादा देर जागते हैं, दिन में सोते हैं, ये होता है। हम बात करते हैं कि नहीं मेरी नींद तो पूरी है क्योंकि मैं दिन में 7 घंटे सो चुकी थी और सो रहा था। तो ऐसा होता है कि अगर आप रात को नहीं सो रहे और दिन में अगर सो रहे तो आपकी नींद जितनी चाहिए वो पूरी हो जाती है? देखिए, जो चीज़ अल्लाह ने जिस टाइम के लिए बनाई है वहीं पे वो मुनासिब लगती है। तो रिसर्च तो ये कहती है कि दिन को आप जितना भी सो लें, जब भी आप उठेंगे तो आप फ्रेश नहीं उठेंगे। ठीक है। यानी जो दिन की नींद की क्वालिटी है वो रात की नींद की क्वालिटी से उसका मुकाबला नहीं कर सकती। ठीक है। कुछ लोग हैं उनकी मजबूरियां हैं, वो तो चलो ठीक है, जैसा नाइट ड्यूटी है, गार्ड है उसकी ड्यूटी है, हॉस्पिटल में डॉक्टर है उसकी नाइट शिफ्ट लगी हुई है, तो उसके लिए तो चलो जागना और दिन को सोना मजबूरी है। लेकिन उनकी भी चेंज होती रहनी चाहिए 2 मंथ्स या 3 मंथ्स के बाद। होती है, रोटेट होती है, रोटेशन होती है। ठीक है, तो रात का काम होता है। तो ये एक तरह से अनहेल्दी एक्टिविटी है कि रात को कोई काम ही नहीं है, बस ऐसे बैठे हुए टाइम का इंतजार कर रहे हैं, 3 बजेंगे 4 बजेंगे तो लेटेंगे। मोबाइल ही नहीं छोड़ते आजकल, तो सोएंगे क्या? न्यू जनरेशन तो सो ही नहीं रही। हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं स्लीप हाइजीन। जैसे आपकी जिस्म की सफाई होती है, हाइजीन होती है, ऐसे ही नींद की भी हाइजीन होती है। और हम काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ के साथ अपनी नींद को गदला कर लेते हैं। बिल्कुल। तो उसमें 3-4 चीज़ें बड़ी अहम हैं। वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैं इसमें मुख्तसर यहाँ पे बता देता हूँ। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो नींद की क्वालिटी को ख़राब करती हैं। ठीक है। और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो नींद की क्वालिटी को बेहतर करती हैं। ख़राब करने वाली एक्टिविटी में रात के टाइम मूवी देखना, ड्रामा देखना, स्मार्टफोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, बगैर नींद के लेटे रहना। 10 बजे लेट गए हैं, टीवी देख रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, लेकिन लेटे हुए हैं 3-3, 4-4 घंटे। हाँ, ऐसा भी होता है। इससे नींद की क्वालिटी ख़राब होती है। ठीक है। और नींद अच्छी करने वाली एक्टिविटीज़ क्या हैं? बुक रीडिंग है, इबादत है, चहलकदमी है, इससे नींद की क्वालिटी बेहतर होती है। ठीक हो दूसरा गया। बड़ा एक अहम चीज़ ये होती है, वो है अवेकनिंग टाइम। जी। अक्सर हमने देखा है कि कुछ लोग जैसे सुबह को जल्दी उठ गए, कभी देर से उठ गए, तो जो इर्रेगुलर अवेकनिंग टाइम है, उठने का टाइम है, इससे भी नींद की क्वालिटी खराब होती है। बिल्कुल ठीक है। और नींद का पूरा होना बहुत ज़रूरी है अगर आप फ्रेश उठना चाहते हैं और इन चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं। मैम, जो नए लिखने वाले लोग हैं जो आ रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? उनको यही कहना चाहूँगी कि वो अपने सफ़र को जारी रखें, क्योंकि लफ्ज़ों के जो आप 1-2 शेर और सुन लीजिए कि लफ्ज़ों के हवाले से, और हम के वो मुझे पहले पढ़ने चाहिए थे जी। कि मेराज कदर शबरात अता कर, मेराज कदर शबरात अता कर, रहमतों वाली रात अता कर, और हस्ती मेरी जलथल कर दे, मेहर की वो बरसात अता कर, और सोच दरीचे खोलने वाले लफ्ज़ों की सौगात अता कर। ठीक है, तो लफ्ज़ों की सौगात वहाँ से आती है। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया मैम, आपका आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर, आपका बहुत शुक्रिया जी। बेस्ट ऑफ लक। और आप बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, और जनाब आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन प्रोग्राम के अख्ताम पे हम आपका खूबसूरत सा गाना भी सुनेंगे। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।